वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल की। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक एचटीएमएल की फाइल को हम क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसे रन करते हैं किसी ब्राउज़र में। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं कुछ एचटीएमएल के बेसिक एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वेब पेज में क्या क्या हो सकता है। एक इमेज हो सकती है, टेबल हो सकती है, डेटा हो सकता है, टेक्स्ट डेटा सिंपल और लिस्ट की फॉर्म में हो सकता है वो डेटा। तो उन सारी चीज़ों को हम अपने वेब पेज में कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स, जनरल पर्पज एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि एट्रीब्यूट को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, एक मैंने पी टैग लिया था एलिमेंट, उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम, वहाँ पे मैंने क्लास ली थी शायद, क्लास और इज इक्वल टू उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, एट्रीब्यूट का नाम और एट्रीब्यूट की वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे मैंने टेस्ट ली थी। ठीक है, और उसके बाद हम उसे क्लोज कर देते हैं टैग को। बीच में आता है कंटेंट, नेक्स्ट हम फिर उसको वापस क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यूज़ किया था हमने पैराग्राफ टैग। तो जो यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, तो ये क्लास क्या है, क्लास एक एट्रीब्यूट है और टेस्ट उस एट्रीब्यूट की वैल्यू थी। क्लास प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट था। ठीक है, ऐसे ही क्लास के अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, अभी देखेंगे आगे। और वैल्यू जो है हमने जो डिफाइन करी है वो। ठीक है, इनका क्या यूज़ होता है ये हम सीएसएस में देखेंगे, क्लास और आईडी का। तो एट्रीब्यूट इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर सपोज किसी एक टैग के दो एट्रीब्यूट हैं तो हम उन्हें कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले टैग का नाम, नेक्स्ट एट्रीब्यूट वन जैसे क्लास। ठीक है, क्लास डाल दिया और उसकी वैल्यू पास कर दी। सपोज उसमें एक और एट्रीब्यूट है आईडी। ठीक है, तो स्पेस देके आईडी और फिर उसे वही आईडी विद इन कोट्स उसकी वैल्यू पास कर दी और फिर हम टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हो सकता है तीन भी हो सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, हम कैसे इनको कॉल करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को। तो अब देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सबसे पहले आता है एलिमेंट का नाम। जैसे ऊपर मैंने लिखा तो सबसे पहले एलिमेंट पी था। ठीक है, हो सकता है कुछ और भी हो। मैंने आपको पढ़ने के लिए भी बोला था बोल्ड टैग क्या होता है, इटैलिक तो खैर मैंने आपको करके भी दिखा था, उसको हम आई से डिफाइन करते हैं। उसके अलावा भी हाईलाइट के लिए एच यूज़ करते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्टाइलिंग के लिए टैग हैं। ठीक है, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट फिर आता है एट्रीब्यूट नेम, स्पेस के बाद आता है यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है क्लास। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये कुछ नहीं है, ये डैश नहीं है। ठीक है, स्पेस था यहाँ पे। तो क्लास आ गया, एट्रीब्यूट का नाम, उसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू विद इन कोट्स हम पास कर देते हैं। फिर बीच में आ जाता है कंटेंट और लास्ट में अगर पेयर टैग है हम उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से बेसिक एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स होते हैं। देयर आर सम एट्रीब्यूट्स सच एज आईडी, क्लास एटसेट्रा दैट यू कैन यूज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स। ठीक है, लगभग ये दो जो एट्रीब्यूट हैं आईडी और क्लास, ये लगभग लगभग सारे जितने भी एचटीएमएल के टैग्स हम लोग लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, उनमें यूज होंगे। ठीक है, अब इनका यूज क्या है। सबसे पहले आईडी क्यों होता है। द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज टू गिव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर टू एन एलिमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब सपोज एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने उनके लिए अलग अलग स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, या उनको अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि बाद में हम इसमें जे क्वेरी भी लगाते हैं, सीएसएस लगाते हैं। ठीक है, तो किसी एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के लिए हम यूज करते हैं आईडी का। ठीक है, दिस मेक्स इट इजियर टू सिलेक्ट द एलिमेंट यूजिंग सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर हमने आईडी किसी एलिमेंट की डिफाइन करी होगी तो उससे क्या होगा, हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा उसे फाइंड करना किसी एक एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जैसे अभी हम आगे देखते रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा जब हम सीएसएस की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है दूसरा यहाँ पे एट्रीब्यूट क्लास। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट का क्या काम है, ये भी क्या करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है किसी एलिमेंट को। ठीक है, बट जैसे आईडी मैंने बताया कि हर एक टैग की या एलिमेंट की यूनिक होती है, बट हम क्लास क्या होता है, क्लास के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, हम एक ही क्लास को अलग अलग टैग्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, सपोज मैंने कोई पैराग्राफ लिया। ठीक है, और
उस पैराग्राफ में सपोज 4 पैराग्राफ है, ठीक है, 4 अलग अलग पैराग्राफ हैं और उसमें से 2 पैराग्राफ का कलर सेम है, और कलर को मैंने यूजिंग CSS मैंने एक कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, ठीक है। ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको मैंने CSS नहीं बताई है, तो अभी आप बस देख लीजिए कि कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। CSS को डिफाइन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। बस अभी के लिए आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्लास का क्या यूज़ है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लास्ट टाइम हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसी में हमने अपनी एक फाइल क्रिएट करी थी, आज उसी पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, या आप अगर VS कोड नहीं यूज़ कर रहे अपना एडिटर आप ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सपोज मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 2 मैंने जो लिए हुए हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं 2 और ले लेता हूँ। कितने भी पैराग्राफ हो सकते हैं एक वेब पेज में, ठीक है। तो पैराग्राफ 3 और इसको पैराग्राफ 4 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्लास एक एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट में 2 वैल्यू पास की हुई हैं, ठीक है। बट आईडी के केस में ऐसा नहीं हो सकता, आईडी यूनिक ही होगी और एक ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें डिफाइन करी, कलर और फॉन्ट, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से मैं इन लास्ट की जो मेरी 2 पैराग्राफ है इनसे ये प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, ठीक है। इस पर कोई मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया है, तो ऐसे भी ये काम करेगा, ठीक है। अब मैं ऊपर के 2 जो पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, ठीक है, जो लिखा हुआ है, इन्हीं पे मुझे सपोज इनका कलर चेंज करना है, इनके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। अभी देखते हैं क्या कलर आ रहा है पहले। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले Ctrl+S मीन्स इसको सेव करना है, फिर हम इसको रन करा लेते हैं। रन कराने का क्या प्रोसेस है, वही एक बार तो इसको खोलना ही पड़ेगा हमें ब्राउज़र में, ठीक है। देखिए, तो 4 पैराग्राफ तो शो हो गए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले के 2 पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो आपको CSS की अभी इतनी नॉलेज तो है नहीं, अगर आपको पहले से आता है तो ठीक है, बट मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हमेशा CSS डिफाइन होती है हेड में, तो उसके लिए टैग होता है स्टाइल, बस मैं अभी आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ स्टाइल। और क्लास को हम कॉल करते हैं डॉट से। अब नीचे क्लास का नाम क्या है, कलर डॉट कलर, ठीक है। कलर सपोज मैंने डिफाइन कर दिया कलर कोई भी दे देते हैं इसको ब्लू, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, Ctrl+S, देखिए इन दोनों का कलर जो है क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। पहले के जो 2 पैराग्राफ थे, तो क्लासेस का यही यूज़ है, ठीक है। अगर आईडी होती तो यूनिक होती, बट क्लास देखिए मैंने जैसे जैसे 2 में पास करी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 में पास करी, ठीक है। केवल 2 पैराग्राफ में कलर क्लास मैंने पास करी थी और उसी के लिए मैंने ऊपर CSS लिख दी, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं इसे CSS में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे ढंग से, ठीक है। ऐसे ही फॉन्ट एक से ज़्यादा मैंने कहा था हो सकते हैं, ये तो खैर एक से ज़्यादा क्लासेस हो गई। अगर आपको इससे ज़्यादा एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन करने आप कर सकते हैं, आईडी एक एट्रीब्यूट, बट ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे आपके लिए ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अभी आप बस, मेरा समझाने का मोटिव है कि आपको एट्रीब्यूट के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो एट्रीब्यूट इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आईडी क्लास के अलावा। अब वो डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो उसके एट्रीब्यूट कुछ अलग होते हैं, ठीक है। एंकर टैग अभी नीचे हम बात करेंगे उसकी, उसके एट्रीब्यूट कुछ अलग हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं HTML हेडिंग की, ठीक है। तो HTML में हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग होती हैं, ठीक है। HTML ऑफर्स 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स, H1 थ्रू H6, H1 से H6 तक 6 हेडिंग होती हैं, ठीक है। H1 टैग डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है, H1। इंपॉर्टेंट मीन्स अगर H1 के लिए मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, कंटेंट लिख दिया, तो वो सबसे ज़्यादा
मुझे हेडिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शो होगा, मतलब ज़्यादा उसका फॉन्ट साइज होगा। ऐसे ही अगर H6 की बात करूँ, H6 टैग डिफाइन द लीस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको मैं इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। चलिए, मैं यहाँ पे कमेंट भी करते रहते हैं, क्योंकि आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कमेंट के लिए बताया था। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेडिंग्स की। हेडिंग तो कितने टाइप की हेडिंग होती है मैंने आपको बताया, 6 टाइप की, H1 से H6 तक। तो कैसे डिफाइन करेंगे एलिमेंट को, H1। ठीक है, ये पेयर टैग है तो, और उसको क्लोज भी कर दिया। अब कंटेंट कहाँ था मैंने बताया आपको, टैग के बीच में। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया दिस इज हेडिंग 1। अब ये कितनी टाइप की होती है मैंने आपको बता दिया, 6 टाइप की। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इनके नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6। तो H1 से लेके H6 तक। तो दूसरा टैग क्या हो जाएगा, S2। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सपोज हमें कभी टेक्स्ट बड़ा दिखाना होता है फॉन्ट उसका, कभी छोटा, तो उसी के लिए 6 यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग है। ठीक है, H5 to H6। तो H1 से लेके H6 तक क्लोज करने का भी ध्यान रखना है। अगर H2 शुरू किया है तो क्लोज भी H2 में होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी, और इनका नंबर भी मैं चेंज कर देता हूँ, हेडिंग 2। कंटेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको शो करने के लिए कुछ लिख दिया है इसमें, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा जो H1 था उसे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों कहा था। ठीक है, तो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है, और ऐसी हेडिंग जो 6 है वो सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा फॉन्ट साइज। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, 6 हेडिंग हमारे पास होती हैं। ऐसे ही ये नीचे को घटते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट H1 का सबसे बड़ा है। तो नेक्स्ट अब क्या है, HTML पैराग्राफ। इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, पैराग्राफ P टैग से इसे डिफाइन करते हैं, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। और हेडिंग की भी हमने बात कर ली, एट्रीब्यूट की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं लाइन ब्रेक की। ठीक है, कि सपोज मुझे कोई लाइन लिख रहा हूँ मैं, मैंने पैराग्राफ लिखा और मुझे उसके बाद नेक्स्ट लाइन, ठीक है, उस लाइन में थोड़ा सा कंटेंट दिखा के फिर मुझे नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हेडिंग के बाद लाइन ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक में मैंने आपको क्या बताया कि सपोज मैंने पैराग्राफ में या किसी भी टैग में कोई कंटेंट लिखा और किसी एक लाइन के बाद मैं चाह रहा हूँ कि वो नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, तो उसके लिए टैग कौन सा होता है, टैग तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं BR टैग का। ठीक है, BR ब्रेक लाइन, BR टैग। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि हम वेबसाइट में जो है बहुत सारा स्टार्टिंग में हमारे पास कंटेंट नहीं होता शो करने के लिए। ठीक है, तो सपोज हमसे किसी ने कहा कि आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करके दे दीजिए और कंटेंट में इसमें बाद में मैं कॉपी कर लूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तब उसमें हम लोग डमी कंटेंट डाल देते हैं। तो डमी कंटेंट कहाँ से आता है, आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, लोरेम एप्सम। ठीक है, एक बार गूगल करिएगा, लोरेम एप्सम, ये पूरा इसमें आपको डमी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हम तो कोई भी कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, कॉपीराइट का कुछ इशू आ जाता है या फिर कंटेंट लिखने के लिए नहीं होता है। तो ये बहुत इजी होता है। ठीक है, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। सपोज आपने कुछ पैराग्राफ यहाँ से जनरेट कर दिया, ये आ गया। मैं पहले का एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ। ठीक है, और इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब कंटेंट कहाँ पे आता है, हमेशा टेक्स्ट के बीच में। ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अब इसमें एक इशू आता है, किसमें, VS कोड में। अगर आप कंटेंट लिखते जाओ तो ये बहुत दूर तक चले जाता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, ऑल्ट के साथ Z की प्रेस करिए। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा अपने आप, आपको दिखने लगेगा। अब मैं एक बार देखता हूँ कि ये ब्राउज़र में कैसा शो हो रहा है। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए आप, और फिर इस पेज को आप रिफ्रेश कर लीजिए। तो ये ऐसा कुछ शो हो रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं ये पहला जो यहाँ पे फुल स्टॉप है,
इसके बाद, ठीक है, यहाँ के बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, 2 स्टेटमेंट, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे मैं दूसरे वाले के बाद सपोज चाह रहा हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बी आर टैग, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड बी आर टैग, ठीक है, जस्ट आपने बी आर लगा देना है और सेव कर दीजिए इसे। एक बार रन करा के चेक करते हैं। देखिए ये लाइन नीचे आ गई, पहले ऊपर आ रही थी अब नीचे आ गई, ठीक है। तो हम बी आर टैग का यूज़ करके लाइन ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट टैग देखते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एच आर टैग। अब ये हॉरिजॉन्टल रूल होता क्या है, ठीक है। द एच आर टैग इज यूज टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रूल्स और लाइन्स टू विजुअली सेपरेट कंटेंट सेक्शन ऑन अ वेब पेज, ठीक है। सपोज कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई हेडिंग लिखी, उसके बाद मुझे नीचे लाइन देनी है एक, ठीक है। हमारी नीड पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, तो वो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे एच आर टैग। और एक और चीज़, जैसे बी आर टैग है, ये पेयर टैग नहीं है, ठीक है। इसे हम एम्प्टी एलिमेंट्स या स्टैंड अलोन एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता, जैसे बी आर लिखा उसके बाद मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है स्लैश बी आर करके, खाली बी आर से ही काम चल जाएगा। ऐसे ही एच आर जो हॉरिजॉन्टल रूल या लाइन क्रिएट करेगा उसको हम डिफाइन करते हैं एच आर से, और उसके बाद होगा क्या, सॉरी एच आर टैग भी क्या है, स्टैंड अलोन है, एम्प्टी एलिमेंट है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसका यूज़। जैसे मैंने ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसके लिए भी हम, ये आप कमेंट करते हुए जाइएगा, इसके लिए आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में मैं लिख देता हूँ कि एच आर टैग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एच आर टैग क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा लिखा हुआ, सबसे पहले एक पैराग्राफ आएगा, उसके बाद एक लाइन आएगी और नीचे क्या लिखा आएगा, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ठीक है। रुक जाइए मैं आपको इसके ऐसे दिखाता हूँ। एच आर अभी मैं नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है, और हमारी नीड क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब जैसे ही दिस इज ए पैराग्राफ है, इसके बाद मुझे नीचे एक लाइन चाहिए, उसके बाद एक कोई दूसरा फिर पैराग्राफ शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जिस पैराग्राफ के बाद या जिस भी एलिमेंट के बाद मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, एच आर, ठीक है। देखते हैं अब एच आर से होता क्या है। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी बन के आ गई और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ते रहती है, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लिंक्स इन HTML, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लिंक्स मतलब हाइपरलिंक की बात हो रही है, ठीक है। अ लिंक और हाइपरलिंक इज अ कनेक्शन फ्रॉम वन वेब रिसोर्स टू अनदर वेब रिसोर्स, ठीक है। अब वेब रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी एक वेब पेज है और उससे अगर हमें दूसरे वेब पेज में जाना है या किसी इमेज पे क्लिक करके मुझे कहीं और जाना है, ठीक है। मतलब एक क्या कर रहा हूँ मैं, कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ रिसोर्सेज के बीच में, ठीक है। लिंक्स आर स्पेसिफाइड इन HTML यूजिंग ए टैग, ठीक है। ए टैग का हम यूज़ करते हैं और इसे यहाँ हम बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, पेयर टैग है ए, अगर हम लिख रहे हैं तो इसका क्लोजिंग टैग भी हमारे पास होगा, ठीक है। अ लिंक और हाइपर लिंक कुड बी अ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इमेजेस। तो इसके बीच का कंटेंट जो भी हम हाइपरलिंक में लिखेंगे, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, सिंपल टेक्स्ट एक सिंपल वर्ड, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंकर वर्ड के अंदर जो भी हम डिफाइन करेंगे उस वो हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो एनीथिंग बिटवीन द ओपनिंग एंकर टैग एंड द क्लोजिंग एंकर टैग become the part of the link that user sees and clicks in a browser, ठीक है। अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट हुए, ठीक है। जैसे मैंने कहा था आपसे पहले ही कि हर एक एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है कि उसके एट्रीब्यूट क्या है। जैसे आईडी और क्लास की बात करी, वो तो लगभग कॉमन क्या है, सब में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, मैं अगर मुझे इसकी कोई CSS डिफाइन करनी हो। तो अभी हम देखते हैं कि इसका HREF एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, रेफरेंस के लिए, कि मुझे जो बीच में मैंने लिखा है
ठीक है, कंटेंट को कहाँ मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टारगेट ऑफ द लिंक, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप कहाँ जा रहे हो। इट्स वैल्यू कैन बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल। अब ये क्या होता है, ये दोनों नई चीज आ गई। एब्सोल्यूट यूआरएल मीन्स कोई एक वेब एड्रेस, ठीक है, जहाँ पे पूरी प्रोटोकॉल हो, https://www.google.com, जैसे कि अगर बात करूँ कोई भी एक वेब एड्रेस जिसमें पूरा मेरा विद प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, ये सारी चीज़ें हों, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। और रिलेटिव की अगर बात करूँ, सपोज आप कोई अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग पेजेस हैं, जैसे आपने एक इंडेक्स पेज बना दिया, एक आपने कॉन्टैक्ट का पेज बना दिया जहाँ पे आपका एड्रेस की डिटेल है, और इंडेक्स में आपने अपने बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इंडेक्स पेज से उस कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है, ठीक है, तो आप क्या देंगे वहाँ पे, कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट पेज का एड्रेस देंगे, ठीक है। तो वो हो जाता है रिलेटिव यूआरएल, केवल फाइल का नाम आप वहाँ पे पास करेंगे। आपको मैं अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। द टारगेट, और इसका एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है टारगेट। द टारगेट एट्रीब्यूट टेल्स द ब्राउजर वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप कई बार आपने देखा होगा कि किसी एक वेबसाइट पे सपोज कोई लिंक है, ठीक है, अगर मैंने उस पर क्लिक किया और वो सेम वेबसाइट का कोई लिंक है, तो उसके लिए टारगेट कुछ और डिफाइन होगा। अगर वो लिंक आपको बाहर लेकर जा रहा है उस वेबसाइट से, ठीक है, सपोज आपने अपना कोई पोर्टफोलियो बनाया है और उसमें आपने कोई अपना जो प्रोजेक्ट आप करते हैं उसका यूआरएल डाल दिया, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट किसी के लिए क्रिएट करी, आपने उसका यूआरएल डाल दिया, तो उसके लिए टारगेट क्या होगा कि वो, हम ये चाहेंगे कि वो कहीं और खुल के आए, ठीक है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा वन बाय वन, ठीक है, क्या यूज़ है, टारगेट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हैं मैंने, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर टॉप, ठीक है। तो ये टारगेट की 4 वैल्यूज़ होती हैं, इनके अपने अपने यूज़ हैं, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम सिंपल एक एंकर टैग क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे, तो अब हम एक काम करते हैं, इसी पेज में, हाँ चलिए ठीक है, इसी पेज में कर लेते हैं। कमेंट में लिखते हैं हम लिंक्स इन HTML। तो मैंने बताया किससे शुरू होता है, ए से, और ए से ही क्लोज हो गया। अब बीच में सपोज अभी मैंने कोई इसका रेफरेंस नहीं दिया, केवल मैं बीच में पास कर देता हूँ कि कोई भी कंटेंट, क्या लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे सम टेक्स्ट, खाली टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक लिंक बन के आया नहीं, ये पहले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र को फिर से रिफ्रेश कर देंगे। देखिए अभी खाली टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ठीक है। अब जब तक यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि सिंपल टेक्स्ट, क्योंकि ये भी सिंपल टेक्स्ट है और ये भी टेक्स्ट है, तो डिफरेंस अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये लिंक है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, जब हम इसमें रेफरेंस इसका डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या एट्रीब्यूट बताया मैंने तुम्हें, href, ठीक है, ये एट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद वैल्यू विद इन कोट्स आएगी। सपोज मैं इसे भेज देता हूँ कि आप इस आप गूगल पे चले जाइए, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो गूगल का एड्रेस डालना पड़ेगा, तो गूगल का एड्रेस आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से, या कोई भी वेबसाइट, फेसबुक, जिस पे भी आप भेजना चाहें, ठीक है। ये आ गया वेब एड्रेस, इसको आप कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए href की वैल्यू में, एट्रीब्यूट की वैल्यू में, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं होता है। तो आप वापस अपने पेज में आइए, देखिए यहाँ पे आप क्या लिखा आ गया, अगर आपको शो हो रहा है, आप डिफ्रेंशिएट अब यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ये अभी तक नॉर्मल टेक्स्ट था, बट अब ये क्या आ गया, गूगल, क्योंकि इस पर देखिए पता चल रहा है एक लिंक है, ठीक है। इस पर क्लिक करके हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए अभी क्या हुआ, ये एक एक्सटर्नल वेबसाइट थी, बट अब मेरा पेज चला गया और जो गूगल है उस पेज की जगह पे खुल के आ गया, ठीक है। बट ऐसा मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मेरा पेज भी खुला रहे और गूगल किसी और टैब में, जैसे मैंने दूसरी टैब, चौथी, तीसरी टैब, कोई भी टैब यहाँ पे खुली है तो किसी और टैब में जाके खुल जाए गूगल, ठीक है। उसी के लिए हम यूज़ करते हैं टारगेट, दूसरा जो मैंने एट्रीब्यूट की बात करी थी यहाँ पे, टारगेट, ठीक है।
तो यही है टारगेट एट्रीब्यूट टेल्स द ब्राउज़र वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट, कि जो भी मैंने रेफरेंस दिया है उसे आप कहाँ खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करूँ मैं, सपोज पहला ही मेरा एट्रीब्यूट टारगेट की वैल्यू क्या है, अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, एक बार पास करके देखते हैं। तो दूसरा एट्रीब्यूट के लिए मैंने हमेशा आपको क्या बताया है, स्पेस देके। ठीक है, पहले एट्रीब्यूट की नाम आ गया, पहले एट्रीब्यूट href, उसकी वैल्यू पास कर दी जो भी यहाँ पे url था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, स्पेस। ठीक है, दूसरा एट्रीब्यूट है क्या, टारगेट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, इसकी 4 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, हम चारों का यूज़ करके देखेंगे कि क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो पहली वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक। अब आपको अगर नहीं पता अंडरस्कोर कहाँ से आएगा, तो आप प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस के साइन के बगल में माइनस का साइन है। ठीक है, तो उसी में आप अंडरस्कोर के साथ उसको क्लिक कर लीजिए, उसको सॉरी शिफ्ट के साथ उसको क्लिक कर लीजिए, उसे हम बोलते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे आना है अंडरस्कोर। ठीक है, शिफ्ट के साथ प्लस के बगल वाला डैश जिस पे है, जीरो के भी बगल में, जीरो के राइट हैंड साइड में और प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में। आई नो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्कोर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखना क्या है हमने, अंडरस्कोर ब्लैंक, यही वैल्यू थी। ठीक है, टारगेट की अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए और वापस ब्राउज़र पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा पेज कहाँ है, ये हमारा पेज है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये गूगल है। अब हमने ये टारगेट क्या डिफाइन कर दिया, ब्लैंक। तो इसे कहीं और जाके खुलना होगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए हमारा पेज तो खुला ही है और गूगल दूसरी टैब में जाके खुल गया। ठीक है, देख लेते हैं एक और बार। ये गूगल था, इस पर मैंने क्लिक किया और ये दूसरी टैब में जाके ओपन हो गया। ठीक है, तो ये यूज था किसका, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का। तो नेक्स्ट टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू है अंडरस्कोर पेरेंट। ठीक है, तो अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप की बात मैं इस वीडियो के लास्ट में करूंगा। ठीक है, क्योंकि इनको समझने के लिए हमें आई फ्रेम जो एक HTML का एलिमेंट होता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि पेरेंट और टॉप का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं थर्ड वन, अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, इसका क्या यूज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने कोई भी टारगेट एट्रीब्यूट नहीं पास किया हुआ है, ठीक है, टारगेट मैंने लिखा ही नहीं है एंकर टैग में, तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाती है, अंडरस्कोर सेल्फ, जैसा हमने पहले केस में देखा था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने कुछ भी पास नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेल्फ ही पास होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा था स्टार्टिंग में, उस केस में क्या हुआ था एक बार देखते हैं। मैंने गूगल पे क्लिक किया और ये सेम विंडो में खुल गया जहाँ पे मेरा पेज ओपन था। ठीक है, तो इसने सोर्स डॉक्यूमेंट को ही रिप्लेस कर दिया। तो इसको हम एक बार आसानी से समझने के लिए एक और चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक और लिंक, सेम लिंक मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं पास कर देता हूँ टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक, और इसमें मैं पास करता हूँ टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी लेते हैं गूगल जो था, यहाँ पे लिख लेते हैं हम अंडरस्कोर सेल्फ से क्या हो रहा है और अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या हो रहा है। ठीक है, ये केवल समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि हमें समझ आ जाएगा इजीली। चलिए सबसे पहले अब देखिए एक ही में आ गए, एक लाइन में, तो थोड़ा सा अब नेक्स्ट लाइन के लिए जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्या यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, BR। ठीक है, देखते हैं। पहले मैं ओपन करता हूँ गूगल ब्लैंक को। ठीक है, ब्लैंक का क्या यूज़ था कि नेक्स्ट टैब में जाके ओपन हुआ। ठीक है, मेरा पेज एज इट इज़ है। अब मैं सेल्फ को क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया सोर्स डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका एक यूज़ दिखाता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम कोई इसमें URL ही पास कर रहे हैं, तो आपको
क्या करना होगा, आपको एक HTML की एक और फाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। उससे और हमारे को समझ आएगा कि अंडरस्कोर सेल्फ का क्या यूज़ होगा, हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक और फाइल क्रिएट कर लीजिए, फाइल में जाके न्यू फाइल, ठीक है, या शॉर्टकट से Ctrl+N। तो यहाँ पे HTML का डॉक्यूमेंट कैसे शुरू करते हैं मैंने आपको बताया था। सबसे पहले HTML5 का, चलिए पहले इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ S या फाइल में जाके हम सेव कर लेते हैं। तो सेम फोल्डर में मैं इसे सेव करूँगा, ठीक है, जो मैंने पहले किया हुआ था। तो डेस्कटॉप में मैंने सेव किया हुआ था वेब ट्यूटोरियल्स, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ सेकेंड पेज .html। ये चूंकि जो मैं बता चुका हूँ एक्सटेंशन हमेशा .html। इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइल क्रिएट हो गई। अब HTML की फाइल कैसे बनती है, डॉक टाइप HTML, नेक्स्ट फिर क्या आता है HTML, ठीक है, रूट एलिमेंट है, नेक्स्ट उसके बाद आएगा हेड, ठीक है। हेड के अंदर हम डिफाइन करते हैं टाइटल को। टाइटल सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी सेकेंड पेज। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, हेड टैग के बाद बॉडी, ठीक है। और बॉडी में केवल मैं यहाँ पे अभी H1 का यूज़ कर लेता हूँ हेडिंग, इसकी बात मैं कर चुका हूँ। और इसमें लिख देता हूँ मैं सेकेंड पेज, सेकेंड पेज। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंकर टैग को समझने की कोशिश करते हैं कैसे, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें एक और एंकर टैग बनाता हूँ, ठीक है। कहाँ पे हम सेल्फ यूज़ करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे H रेफरेंस, अब मैं रेफरेंस में कोई URL ना डालिए। ये कैसा URL हो गया, अभी मैंने बात करी थी आपको, यहाँ पे दो टाइप की URL बताए थे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो गूगल वाला जो है पूरा उसमें वेब एड्रेस आ रहा है, प्रोटोकॉल वहाँ पे है, डोमेन का नेम आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया एब्सोल्यूट URL। अब मैं सपोज रिलेटिव डाल रहा हूँ, ठीक है, अपनी ही वेबसाइट का कोई दूसरा पेज, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या क्रिएट किया हुआ है, सेकेंड पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ SECO सेकेंड, क्या नाम था उसका, अंडरस्कोर पेज .html, ठीक है। और इसमें मैं गो टू यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज कोई भी टेक्स्ट, गो टू सेकेंड पेज। आपने नेविगेशन बार देखा होगा वेबसाइट्स में, ठीक है, तो वहाँ पे URL ऐसे डिफाइन किए जाते हैं, गो टू सेकेंड पेज, ठीक है। और चलिए पहले इतना करके देखते हैं, ठीक है। ये था मेरा पेज। एक और BR टैग मुझे यूज़ करना पड़ेगा, शो तो हो रहा है बट क्लियर नहीं हो रहा। यहाँ पे BR टैग हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया गो टू सेकंड पेज, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये मेरा पेज, सबसे पहले मैंने यहाँ पे केवल सीधे क्या पास कर दिया है, सेकंड पेज और विद एक्सटेंशन .html। इसके लिए एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो सेकंड पेज है सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए, मतलब सेम फोल्डर में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वेब ट्यूटोरियल के अंदर मेरा फर्स्ट पेज भी था और सेकंड पेज सेम प्लेस पे ये होने चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ नए फोल्डर के अंदर डालते हैं, सपोज यहाँ पे आपने एक फोल्डर क्रिएट करके फिर सेकंड पेज को डाल दिया, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है, फोल्डर का नाम / सेकंड पेज। ये आपको आगे मैं बताऊंगा जब हम लोग फाइनली प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, पोर्टफोलियो वाले, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या ये सेकंड पेज पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आ गया सेकंड पेज। सेकंड पेज में हमने ये लिखा हुआ था, ठीक है, सेकंड पेज जो हमने बनाया था उसमें हमने केवल एक हेडिंग डिफाइन करी थी और उसमें सेकंड पेज। अब सपोज मुझे यहाँ से वापस जाना है किसमें, फर्स्ट पेज में, तो यहाँ पर भी मैं एक एंकर टैग बना देता हूँ, ठीक है, एंकर टैग और रेफरेंस href इज इक्वल टू, क्या नाम है इसका, फर्स्ट, जो पहले पेज है उसका टाइटल क्या है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, मैं फर्स्ट HTML फाइल, HTML फाइल .html, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू फर्स्ट पेज। देखते हैं अपने इसको रिफ्रेश करके, यहाँ पे लिंक आ गया गो टू फर्स्ट पेज। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं फर्स्ट पेज पे आ जाऊँगा, ठीक है। इजी था एंकर टैग,
ठीक है, अब एंकर टैग के और भी क्या यूज हैं देखते हैं, ये बुकमार्क में कैसे यूज होता है। बुकमार्क एंकर्स आर यूज टू अलाउ यूजर टू जंप टू अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, तो किसी एक सिंगल वेब पेज में सपोज बहुत बड़ा कंटेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा पेज हो गया और स्क्रॉल हम नहीं करना चाह रहे, ठीक है, हमने ऊपर एक लिंक डिफाइन कर दिया, एक एंकर टैग, उस पर क्लिक करके हम ब्राउज़र उस पेज के उस सेक्शन तक पहुंच पाएँ। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है बुकमार्क अगर हम कर दें। ठीक है, ये हम कैसे करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया, सपोज आपने अगर आजकल देखी होंगी सिंगल पेजेस वेबसाइट होती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऊपर मेन्यूज़ में हम बुकमार्क लिंक डाल देते हैं। हम लोग जो पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे अपना, उसमें भी हम सिंगल पेज वेबसाइट ही बनाएंगे। ठीक है, जो उसमें एक ही पेज होगा, तो जितना भी कंटेंट होगा मेन्यूज़ हम मैनेज करेंगे किससे, बुकमार्क एंकर टैग से। ठीक है, तो आपको मैं एक बार दिखा भी दूं। ठीक है, जो हम बनाने वाले हैं पोर्टफोलियो हमारा कैसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा पोर्टफोलियो होने वाला है। सबसे पहले हमारा बेसिक डिटेल्स आएंगी, नीचे प्रोफाइल आ जाएगी, ये पूरा प्रोफाइल का सेक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आएगी हमारे स्किल्स, तो ये यहाँ पे हमारी कॉम्पिटेंसी आ जाएगी, स्किल्स, और उसके बाद एक्सपर्टाइज क्लिक। ठीक है, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, ये इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। और लास्ट में कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, तो अब इसमें बुकमार्क कैसे यूज़ किया हुआ है मैंने, देखिए यहाँ पे चार, कितने ऊपर मेन्यू में कितने लिंक हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं सपोज प्रोफाइल पे डायरेक्ट यहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं स्क्रॉल नहीं करना चाहता ऐसे, ठीक है, सिंगल पेज वेबसाइट है, मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो डायरेक्ट मैं अबाउट मी के सेक्शन में आ गया। सपोज मुझे डायरेक्ट यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट मी नहीं जाना है, ठीक है, कि कोई मुझे कॉन्टैक्ट करे, यहाँ से अगर मैंने क्लिक किया सीधे मैं पेज के उस सेक्शन में आ गया। ठीक है, तो ये यूज़ है, और ये जो वेबसाइट होगी पूरी रिस्पॉन्सिव होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिव का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मतलब जैसे आजकल हमारे पास अलग अलग डिवाइसेज हैं, ठीक है, तो सबका स्क्रीन साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है, टैबलेट ले लो, मोबाइल ले लो, या लैपटॉप में ही अलग अलग साइज़। तो हमारी जो वेबसाइट बने वो सारे स्क्रीन पे ऑटो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, कंटेंट फॉल नहीं करना चाहिए, जैसे वर्टिकली तो ठीक है हम स्क्रॉल कर लेते हैं, बट हॉरिजेंटली ये नहीं कि हमें यहाँ को कंटेंट हमारा भाग जाए। ठीक है, स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, यहाँ को ऐसे कुछ स्क्रॉल करना पड़ रहा है अलग अलग डिवाइस में। जैसे अगर मैं इसी में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया मैंने, ये बिल्कुल छोटा स्क्रीन साइज हो गई। ठीक है, बट कंटेंट भाग रहा है नहीं। ठीक है, कंटेंट बिल्कुल साफ है। अगर मेन्यू मुझे खोलना है, यहाँ पे ये मेन्यू आ गया, ठीक है, यहाँ से एक्सपर्टाइज देखना है, आ गया मैं यहाँ पे। ठीक है, ईजी है। अगर जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज बढ़ाता रहूँगा, ठीक है, ऑटो एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये होती है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आजकल जितनी भी आप मैक्सिमम वेबसाइट देखेंगे वो सारी रिस्पॉन्सिव ही होगी। ठीक है, तो यही हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसमें मैंने आपको समझा दिया एंकर टैग का क्या, बुकमार्क एंकर का क्या यूज़ है। तो वही चीज़ हम एक बार आप अपने इस पेज में कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर देता हूँ बुकमार्क एंकर, और नीचे कहीं कोई कंटेंट पे उसको लेकर जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी डमी जो कंटेंट, डमी जो डेटा है वो कहाँ से मिलता है, लोरेम एप्सम। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ जनरेट कर लेते हैं सपोज, या इसी को मैं पूरा कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो अब करते कैसे हैं, उसके लिए हमें आईडी का यहाँ पे यूज़ होगा, जो मैंने आपको आईडी एट्रीब्यूट बताया था अभी। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे स्टेप्स हैं। बुकमार्क्स आर स्पेशली हेल्पफुल इफ़ यू हैव अ वेरी लॉन्ग वेब पेज, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्रिएटिंग बुकमार्क्स इज अ 2-step प्रोसेस। एड द आईडी एट्रीब्यूट ऑन द एलिमेंट वेयर यू वांट टू जंप। ठीक है, जहाँ से हमें जाना है वहाँ पे मैंने उस एलिमेंट में मैं आईडी एट्रीब्यूट क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, यूज दैट आईडी एट्रीब्यूट वैल्यू प्रोसीड बाय दी हैश साइन, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, जिस कंटेंट पे मुझे जाना है उस कंटेंट पे मैं आईडी क्रिएट करूंगा। ठीक है, और उस आईडी को एज ए मैं रेफरेंस यूज करूंगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई है, नहीं इसको नहीं यूज़ करते, हम एक बना लेते हैं यहाँ पर। सपोज जो फर्स्ट पेज था यहाँ पे मैं
एक एंकर टैग बना रहा हूँ, ठीक है, HREF। इसका रेफरेंस कहाँ होगा ये मैं आपको भी बताऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू, सपोज यहाँ पे हम कोई बता देते हैं अबाउट मी सेक्शन, अबाउट मी, गो टू अबाउट मी, ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैं एक नीचे और पैराग्राफ टैग क्रिएट कर देता हूँ पी, ठीक है, और इसका मैं नाम देता हूँ पी। क्या करना है हमने, सबसे पहले जहाँ पे जंप करना है जिस कंटेंट में, वहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट क्रिएट करना है, ठीक है। और आईडी सपोज इसको मैंने दे दिया, ये अबाउट मी की का ही पूरा पैराग्राफ रहेगा, इसमें अबाउट मी आएगा पूरा, ठीक है। तो आईडी क्रिएट कर दी, पहला स्टेप यही था। देख लेते हैं यहाँ पे क्या, ऐड द आईडी एट्रीब्यूट ऑन द एलिमेंट वेयर यू वांट टू जंप, ठीक है। हमने पेज के इस सेक्शन से इस सेक्शन में आना है, ठीक है। तो मैंने आईडी क्रिएट कर दी अबाउट मी, जिस सेक्शन पे मुझे जंप करना है। अब इस आईडी को मैं एज ए रेफरेंस पास करूंगा यहाँ पे इसके रेफरेंस में, और हमेशा आईडी कॉल होती है किससे, हैश से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर हैश आपको नहीं पता, 3 के ऊपर शिफ्ट के साथ हमें दबाना है 3 को, ठीक है। 3 के ऊपर जो साइन है उसे हम हैश बोलते हैं, और फिर आईडी जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करी थी अबाउट मी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट, यहाँ पे डमी कंटेंट, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये पास कर देता हूँ कहाँ, तो ये सेक्शन, ठीक है। सपोज अबाउट मी में ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, और कंटेंट का ध्यान रखना आप विद इन टैग्स ही आना चाहिए, टैग के बीच में। एक बार देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं हमारा बुक मार्क, ठीक है। तो देखिए अभी जो अबाउट मी का सेक्शन है नहीं शो हो रहा, ठीक है, नीचे है काफ़ी, ये जो सेक्शन है यही है अबाउट मी, ठीक है। आईडी से हमें पता चल रहा है। अब मैं ऊपर आ गया, अब मुझे डायरेक्ट उस पर जंप करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक, और ये मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। ईजी है बुक मार्क, ठीक है। तो वो लॉन्ग जितने भी बड़े पेजेस होते हैं जिसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, वहाँ पे ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये बात करी हमने किसकी, बुक मार्क एंकर की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन से लिंक्स हो सकते हैं। बुक मार्क एंकर हो गए, डाउनलोड लिंक्स। अब आपने देखा होगा हम लोग फाइल कहीं डाउनलोड करते हैं, ठीक है। कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी है या कोई इमेज डाउनलोड करनी है, क्या होता है उस पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं और वो डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। क्या कोई मैजिक होता है वो, नहीं, ठीक है। सिंपल एंकर टैग से हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको करके दिखाता हूँ मैं ये चीज़। चलिए ये चीज़ मैं सेकंड पेज में कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेज में हमारा बहुत कंटेंट हो गया। अब यहाँ पे कमेंट देते हैं डाउनलोड, WLOAD, डाउनलोड लिंक, ठीक है। तो लिंक सेम वही क्रिएट तो हमेशा किससे होगा, एंकर टैग ए से। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड दिस फाइल। आप इसको कुछ भी कंटेंट को बीच में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है, डाउनलोड दिस फाइल। अब फाइल में इसमें क्या पास करता हूँ, ठीक है। आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ इसमें कि फाइल को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अब आपने जहाँ ये अपनी क्रिएट की हुई है पूरा फोल्डर वेब ट्यूटोरियल का, ये क्रिएट किया हुआ था, मैंने डेस्कटॉप पर डाला, आपने जहाँ भी कॉपी किया हो, यहाँ पे एक नया फोल्डर आप क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। बस सीखने के लिए सपोज इसमें मैं लिख देता हूँ फाइल्स, ठीक है। इस फाइल में मैं एक पीडीएफ डाल देता हूँ, मैंने कॉपी कर दी एक पीडीएफ, ठीक है। फाइल्स फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक पीडीएफ फाइल डाल दी, चाहे तो आप इमेज डाल दो, कुछ भी एक फाइल इसके अंदर डाल दो, ठीक है, जिसको आप डाउनलोड कराना चाह रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट अब आप बाहर भी पेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि फोल्डर ही क्रिएट करना है, ठीक है। ये ईजी होता है, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमें कोई चीज़ ढूंढनी हो इससे ईजिली मिल जाती है, ठीक है। तो ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया है। तो अब क्या करिए, एंकर टैग यहाँ पे जाइए, ठीक है, कहाँ पे मैंने क्रिएट किया था ये। अब यहाँ पे रेफरेंस HREF वापस, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रेफरेंस में आप क्या पास करेंगे, उस फाइल का पूरा एड्रेस, ठीक है। अब अभी तक देखिए आपको मैं समझाऊं तो ये सेकंड पेज .html कहाँ पे है, इस फोल्डर में है, ठीक है, यही है इसकी लोकेशन। अब इस फोल्डर के अंदर एक फाइल्स फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर भी क्या है, जहाँ पे ये
फाइल पड़ी हुई है सेकंड पेज, मैंने इसी पे एंकर टैग क्रिएट किया हुआ है इस फाइल के अंदर। तो इस फाइल के बाद एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर फाइल है, ठीक है। तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, सबसे पहले आएगा फोल्डर का नाम FILES फाइल्स स्लैश उस, देखिए यहाँ पे तो शो भी हो गई, ठीक है। अगर आपको नहीं शो हो रही सपोज यहाँ से, तो मुझे तो शो हो गई। अगर आप कोई दूसरा एडिटर यूज़ कर रहे हैं, आप क्या करिए, उस फाइल को खोलिए, ठीक है, फोल्डर खोलिए और प्रॉपर्टी में जाके उसका नाम कॉपी कर लीजिए या रीनेम करते हुए, ठीक है। यहाँ पे पूरा आ रहा है, ठीक है। या डिटेल्स में जाके भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा भी डाल सकते हैं, बट अभी इतना इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको पूरा। ये आप फाइल का नाम कॉपी करिए और स्लैश के बाद, ठीक है, सबसे पहले फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नाम पूरा एक्सटेंशन सहित, ठीक है, ये आप कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको बाद सेव कर लीजिए, देखते हैं डाउनलोड होती है या नहीं। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि दूसरे विंडो में जाके डाउनलोड हो, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, मैंने जो बताया टारगेट की वैल्यू आप पास करेंगे _blank। अगर सेम में चाहते हैं तो क्या होगा देखते हैं। सेकेंड पेज में मैंने लिंक डाला हुआ था, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पेज है, पहले मैं सेकेंड पेज में चला जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे डाउनलोड दिस फाइल लिखा आ रहा है, या डाउनलोड फाइल, कुछ भी जो आप यहाँ पे लिंक टेक्स्ट का नाम देंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखते हैं, ठीक है, आ गई खुल के PDF, ठीक है। अब इसे डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, ब्राउज़र में ऑप्शन होता है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई जिप है, कोई जिप आप पास करें तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब ब्राउज़र में तो क्या है आपके पास, ब्राउज़र की प्रॉपर्टी की वो PDF को ओपन कर दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे भी डाउनलोड, ठीक है, इजी था। कोई इमेज आप ट्राई कर लीजिए, कोई जिप फाइल कर लीजिए, ठीक है। तो जो आप डाउनलोड कराना चाहें वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक भी देख लिए। अब बात करेंगे HTML इमेजेस की। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं इमेजेस अब जितने भी बचे हुए एट्रीब्यूट हैं इनके लिए और सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।